समाज में विभिन्न प्रकार के, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो समाज होता है वो विभिन्न प्रकार के समूह के निर्माण से बनता है। तो अब आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये विभिन्न प्रकार के जो समाज होते हैं, या मतलब समाज होते हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो समाजशास्त्रियों ने इन विभिन्न बहुत सारे आधारों के आधार पर मानव समूह का वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं जो समूह होते हैं वो सदस्यों की संख्या के आधार पर, स्थायित्वता के आधार पर, हम की भावना के आधार पर, आकांक्षा के आधार पर, प्रकार्य तथा सामाजिक संबंधों की गहनता को विशेष महत्व दिया है। और इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि सदस्यों के जो समूह होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि हम संख्या के आधार पर बात करें तो हम देखेंगे कि समूह होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी होते हैं। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे यह सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। जॉर्ज सी मिल, जॉनसन और होमन्स ने छोटे समूह को समाज के आधार के रूप में माना है। छोटे समूह के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी हमें प्राप्त होती है। होमन्स ने खुद स्वयं ने 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया। उनका मानना था कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता है, वो केवल छोटे समूह के रूप में ही है। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, राज्य, साम्राज्य, संस्कृतियाँ, सभ्यताएं सभी विकसित की गई, तोड़ी गई, उन्हें नष्ट किया गया। लेकिन प्रत्येक सामाजिक विघटन के मध्य भी छोटे समूह अपने अस्तित्व को बनाए रख सके, और हम किसी भी ऐसे समाज को नहीं जानते जिसमें ये नहीं पाए जाते हो। अर्थात छोटे समूह होते हैं वो प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। छोटे समूह होते हैं वो विध्वंसकारी शक्तियों के बावजूद भी अपने को जीवित रखते हैं, और यह सत्य इतना ही महत्वपूर्ण है कि हमें यह करने को प्रेरित करता है कि छोटा समूह मौलिक समाज की या समाज की जो मौलिक इकाई है वो है। समूह मौलिक इकाई है समाज की। छोटे समूह की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने देखते हैं कि इसके सदस्यों में सक्रियता दिखाई पड़ती है। इनमें अंतःक्रिया या प्रतिमान काफ़ी दृढ़ताली होता है। ये प्रमुख भावना प्रदान होते हैं तथा इनके मध्य सामाजिक आदर्श प्रतिमानों के कारण एकता में के सूत्र में ये बंधे रहते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर ही मैकाइवर पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का भी उल्लेख किया है। इन विद्वानों ने सामान्य हितों के आधार पर बड़े समूहों के अस्तित्व को स्वीकार किया। मार्टन ने अंतःक्रिया की कमी के कारण उनका मानना था कि क्योंकि राष्ट्र होता है उसे एक हम बड़े समूह के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्र में जो होती है वो व्यक्तियों के मध्य आपस में जो अंतःक्रिया होती है उसकी कमी होती है। फिर भी इतना निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना अवश्य ही पाई जाती है, और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक भी रहते हैं। अब हम इसका देखते हैं स्थायित्वता के आधार पर समूह। स्थायित्वता के आधार पर हम समूह को स्थायी और अस्थायी समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जो कि विश्व के सभी प्रकार के समाजों में या संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, तो हम उन्हें सार्वभौमिक समूह के रूप में जाने जाते हैं। जैसे परिवार हो गया, नातेदारी हो गया तथा शिक्षण संस्था हो गई, जो कि हर समय आवश्यकता बनी रहती है। अर्थात इनका सार्वभौमिक हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि आदिम समाजों और मॉडर्न समाज, आधुनिक समाज, दोनों ही प्रकार के समाजों में इन समूहों की अपना स्थान बना रहता है, और वह सभी प्रकार के समाजों में, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो या ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी हो, में इन समूहों का अपना स्थान होता है, ये बने रहते हैं। तो इन्हें हम सार्वभौमिक प्रकृति इनकी होती है। ये समूह स्थिर समूहों की श्रेणी में आते हैं, और इसी कारण इन्हें हम स्थिर या स्थायी समूह भी कहते हैं। दूसरी ओर
और अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं। अस्थिर समूह से हमारा यहाँ पे तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें स्थायित्वता की कमी होती है, जो अपने कुछ उद्देश्यों की या कुछ समय के लिए बनते हैं और उसके बाद अपने आप टूट जाते हैं। जैसे भीड़ एवं श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बने रहते हैं। कुछ समूह विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति होते ही वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बॉटमोर ने स्थिर और अस्थिर समूह के बीच एक विशेष प्रकार अर्ध समूह या आभासी समूह का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि व्यक्तियों के ऐसा योग जिसमें संरचना तथा संगठन का अभाव होता है। यहाँ पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि अर्धवासी समूह वो होता है जिसमें संरचना या संगठन का अभाव होता है, जिसके समूह सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ होते हैं और कम जागरूक होते हैं। जिसमें हम सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह अर्ध समूह के उदाहरण हैं। ये अर्ध समूह कभी भी संगठित सामाजिक समूह में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में, जब कोई भी सामाजिक वर्ग कभी भी राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उसे हम जब वह सामाजिक वर्ग होता है तो वह अर्ध समूह होता है, लेकिन जब वह राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो जाता है तो वह एक संगठित सामाजिक समूह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करेंगे अंतः समूह एवं बाह्य समूह की। हम की भावना के आधार पर समूह होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इन ग्रुप, दूसरा होता है आउट ग्रुप। इन ग्रुप और आउट ग्रुप समूह होते हैं, वहाँ उनकी हम बात करते हैं, जिसका वर्गीकरण समनर ने प्रस्तुत किया। और इनके अनुसार समूह के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इन ग्रुप और दूसरा आउट ग्रुप। इन ग्रुप को हम समूह और बाह्य ग्रुप को वे समूह के नाम से भी जाने जाते हैं। एक समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है और इसी भावना के कारण अंतर समूह के सदस्यों में एकता दिखाई पड़ती है। एक अंतर समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य समूह को हीन मानते हैं। एक अंतर समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे भी रहते हैं। अर्थात जो इन ग्रुप होता है उसके सदस्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है कि वो वी फीलिंग होती है। वो मानते हैं कि हम इस ग्रुप के सदस्य हैं और उनके नियम समान होते हैं और वो एक दूसरे को उन्हीं नियमों के आधार पर एक दूसरे से बंधे भी रहते हैं। जब हम बाह्य समूह पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि वे सभी विशेषताएं उसमें पाई जाती है जो एक अंतर समूह में होती है। अतः अंतर समूह और बाह्य एक दूसरे की विपरीत विशेषताएं वाले समूह न होकर केवल हम और वे की भावना पर आधारित, अर्थात वह सभी विशेषताएं जो हमारे अंतर समूह में होती है वही दूसरे बाह्य समूह होते हैं उनमें भी होते हैं, परंतु वह हमारे समूह से जुड़ा नहीं होता, वह दूसरा समूह होता है, तो इसे हम वे की भावना पर आधारित होता है। दोनों समूह का सापेक्ष दृष्टि से महत्व पाया जाता है। स्वयं का राष्ट्र हमारे लिए अंतर समूह होता है और अन्य राष्ट्र हमारे लिए बाह्य समूह, परंतु जो राष्ट्र हमारे लिए बाह्य समूह है वही उसके सदस्यों के लिए अंतर समूह भी होता है। धन्यवाद।